आइए सीधा आज के मौजू में चलते हैं। आज हम अपने इस तज्ज़िये में साइंस की तारीख के एक बहुत ही मशहूर तसव्वुर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, और वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। हम अक्सर सोचते हैं ना कि साइंस में सिर्फ सही दरियाफ्तें ही मैटर करती हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक हिट मॉडल की बड़ी गलतियों ने साइंस की दुनिया में एक नया इनकलाब बपा कर दिया। ये एक ऐसी मज़ेदार कहानी है जो गलतियों से शुरू होती है और एक अजीम दरियाफ्त पर आकर ख़त्म होती है। यहाँ सबसे हैरानकुन बात क्या है पता है? अगर एटम का ये बहुत ही सिंपल और खूबसूरत सा मॉडल बिल्कुल सच होता तो हम और आप यहाँ बैठे ना होते। पूरी फिजिकल यूनिवर्स एक ही सेकंड में क्रैश कर जाती, बिल्कुल तबाह हो जाती। लेकिन ऐसा क्यों? एक इतनी मकबूल थियोरी के अंदर पूरी कायनात की तबाही का नुस्खा कैसे छुपा था? आइए इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मॉडल के बुनियादी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जिसे द सोलर सिस्टम एटम कहा जाता है। रदरफोर्ड के मॉडल की जो सबसे बड़ी कशिश थी ना, वो उसकी सादगी थी। उसने कहा कि भाई एटम कुछ और नहीं, बस एक छोटा सा निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम है। जिस तरह स्पेस में प्लैनेट्स अपने सन के गिर्द घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपने मरकज़ यानी न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये तस्वुर हमारे जहन में इतनी आसानी से बैठ जाता है क्योंकि ये हमें अपनी आम दुनिया जैसा ही लगता है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, कभी-कभी यही इंतहाई पुरकशिश सादगी एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाती है। अब आते हैं पहले टेक्निकल मसले की तरफ, यानी न्यूट्रल और चार्ज्ड एटम का फ़र्क। ये वो पॉइंट है जहां मॉडल हिला। देखें, रदरफोर्ड ने बहुत बड़ी गलती यहाँ की। उसने सोचा प्लैनेट्स पर जो कशिश शकल यानी ग्रेविटी के लॉज लगते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पर भी लग जाएंगे, लेकिन प्लैनेट्स और इलेक्ट्रॉन्स में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। प्लैनेट्स न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि एटम की हकीकत ये है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज्ड बॉडीज़ होते हैं, और चार्ज्ड बॉडीज़ पर ग्रेविटी नहीं बल्कि मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कवानीन लागू होते हैं। यहाँ से रदरफोर्ड की पूरी बुनियाद हिलना शुरू हो गई। अब इस छोटी सी गलती ने कितना बड़ा मसला खड़ा किया। इसे हम कहते हैं द इनएविटेबल डेथ स्पाइरल, यानी नागुज़ीर मौत का चक्कर। अब होता कुछ यूं है कि मैक्सवेल की फिजिक्स हमें बताती है कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी घूमेगी वो कंटिन्यूअस तवानाई यानी एनर्जी खारिज करेगी। अब सोचें, इलेक्ट्रॉन गोल रास्ते पर घूम रहा है, लगातार उसकी एनर्जी निकल रही है, तो जाहिर है उसकी एनर्जी कम होगी, उसका मदार यानी ऑर्बिट छोटा होता जाएगा और वो अंदर की तरफ स्पाइरल करने लगेगा। और आखिर में क्या होगा? वो घूमता हुआ सीधा न्यूक्लियस के अंदर जा गिरेगा। इस चेन रिएक्शन का साफ मतलब ये था कि किसी भी एटम का वजूद स्टेबल रह ही नहीं सकता। इससे थोड़ा आसान करते हैं। इमेजिन करें एक बड़ा सा प्याला यानी बोल है, और आप उसके किनारे पर एक मार्बल या छोटी गेंद घुमाते हैं। क्या होता है? रगड़ की वजह से गेंद आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी खोती है, गोल गोल घूमती है और बिल्कुल एंड में प्याले के बॉटम पर आकर गिर जाती है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अंजाम भी बिल्कुल यही होना चाहिए था। लेकिन रियलिटी में क्या एटम्स तबाह होते हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल स्टेबल हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि ये थ्योरी टेक्निकली फेल हो चुकी है। चलिए अब एक और बड़े मसले की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं द मिसिंग रेनबो। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी खारिज कर रहा था, जैसा कि मॉडल की प्रेडिक्शन थी, तो लैब में हमें एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है बिल्कुल एक कौसिक कज़ा यानी रेनबो की तरह की पट्टी, जहां सारे रंग आपस में मुसलसल ब्लेंड हो जाते हैं। लेकिन असल तजुर्बात में क्या हुआ? जब ऑब्जर्वेशंस की गईं तो सामने आई मुकम्मल अंधेरे बैकग्राउंड पर सिर्फ चंद खास अलग अलग कलर्ड वर्टिकल लाइंस, जिसे लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये एक बहुत ही वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट था। मॉडल की प्रेडिक्शन और हकीकत आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। तो अगर इन सब बातों को हम समराइज करें तो साइंटिस्ट के सामने 4 बड़ी खामियां सामने आईं। पहली, चार्ज्ड बॉडीज़ पर न्यूट्रल लॉज को गलत तरीके से फिट करना। दूसरी, मौत का चक्कर यानी एटम के कोलैप्स होने की गलत पेशगोई। तीसरी, रेनबो की जगह लाइन स्पेक्ट्रम का आना। और चौथी, जो बहुत अहम है, ये मॉडल एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बिल्कुल ब्लैंक था। ये नहीं बता सकता था कि एलिमेंट्स आपस में केमियाई तौर पर कैसे रिएक्ट करते हैं। और यहाँ एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की। बोर ने एटम को ठीक किया। अब यहाँ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है।
فزکس کے اس اتنے بڑے کرائسس میں جب مادی دنیا کا بنیادی ذرہ یعنی ایٹم ہی تباہی کے دہانے پر تھا، تو سائنس نے اسے بچایا کیسے؟ اس ٹیکنیکل موت کے بھنور سے نکلنے کا راستہ کس نے دکھایا؟ نیلز بور نے ایک بڑا سمپل لیکن مائنڈ بلوئنگ آئیڈیا پیش کیا۔ اس نے کہا، دیکھیں، الیکٹرانز نیوکلیس کے گرد رینڈم جگہوں پر نہیں گھومتے، ان کے راستے یعنی ان کے آربٹس فکسڈ اور سٹیبل ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک الیکٹران اپنے اس الاؤڈ آربٹ میں رہتا ہے، وہ کوئی انرجی لوز نہیں کرتا۔ جب انرجی لوز نہیں ہوگی تو وہ اسپائرل ایفیکٹ، وہ ڈیتھ اسپائرل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بور کے اس ماسٹر سٹروک نے نہ صرف ایٹم کو بچایا بلکہ اس لائن اسپیکٹرم کے راز کو بھی پوری طرح سالو کر دیا۔ اور یہاں سے ہمیں سائنس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت سبق ملتا ہے۔ سائنس میں کبھی کبھی غلط ہونا بھی دراصل آگے بڑھنے کا ہی ایک راستہ ہے۔ سوچ کر دیکھیے، اگر ردرفورڈ یہ غلط لیکن انتہائی خوبصورت ماڈل پیش ہی نہ کرتا تو کیا سائنٹسٹ کبھی اس کی خامیوں پر بحث کرتے؟ اور کیا انسانیت کبھی اس سیڑھی پر پاؤں رکھ کر ماڈرن کوانٹم فزکس کی اس حیران انگیز دنیا تک پہنچ پاتی؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر نئے تصور پر سوچنا چاہیے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟